गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कक्षा 12 राजनीति के विषय में हम हमारी थ्योरी सेक्शन से स्वतंत्रता का हम अध्ययन कर रहे हैं। हमने स्वतंत्रता के संबंध में पिछले 2 दिनों से अध्ययन करें, जिसमें हमने स्वतंत्रता के अर्थ उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करें। हमने प्राकृतिक स्वतंत्रता, निजी या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता के बारे में हमारी पिछली कक्षा में विस्तार से अध्ययन किया था। आज हम देखेंगे राजनीतिक स्वतंत्रता से आगे की जो भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है उसके संबंध में विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हम शुरुआत करते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता से। क्या होती है आखिर पॉलिटिकल लिबर्टी? आप भारतीय नागरिक हो, आपको एक नागरिक होने के नाते आपके देश की जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, केंद्र से लेकर राज्य स्तर और स्थानीय स्तर तक जो लोकतंत्र के हमारी शासन व्यवस्था के तीनों अलग अलग स्तंभ हैं, इसमें आपको भागीदार होना तथा देश की शासन व्यवस्था में अपने प्रतिनिधि को चुनना, ये आपके पास स्वतंत्रता है या नहीं। मतलब राज्य के कार्यों और राजनीतिक व्यवस्था में आपकी हिस्सेदारी आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता कहलाती है कि आप अपने देश की शासन व्यवस्था के निर्माण में आपका क्या योगदान है। तो अपन बिल्कुल हमारी एक अंगुली को अपन एक चिन्ह के रूप में बताते कि हाँ, मैं भी एक भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी भी सरकार में भूमिका है, एक मत प्रदान करने की अधिकार या स्वतंत्रता मैं समझता है। ठीक है, इसलिए यह वह स्वतंत्रता है जिसमें प्रत्येक नागरिक को मतदान करना, चुनाव में हिस्सा लेना, चुनाव लड़ना, उम्मीदवारी, और उसके बाद में राज्य के अंतर्गत जितने भी सार्वजनिक पद हैं, चाहे वो नौकरशाही में या और भी हमारे सरकार के जो भी विभिन्न संवैधानिक गैर संवैधानिक पद, उन पर नियुक्ति पाने का अधिकार बिल्कुल हमारा होना चाहिए। ये सब हम इसमें समझ सकते हैं राजनीतिक स्वतंत्रता, जिसमें वोट देना, चुनाव में हिस्सेदारी करना, सार्वजनिक पदों को प्राप्त करना, ये सब राजनीतिक स्वतंत्रता के अंतर्गत हम समझ सकते हैं। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता। देखिए, इकोनॉमिक लिबर्टी, आर्थिक स्वतंत्रता से क्या होता है? यह वो है जिसमें व्यक्ति का आर्थिक स्तर ऐसा होना चाहिए जिससे वह स्वाभिमान के साथ बिना वित्तीय चुनौतियों का सामना किए स्वयं और अपने परिवार का जीवन निर्वाह कर सके। कोई भी व्यक्ति, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि अपने वो बिल्कुल स्वाभिमान के साथ अपनी आत्मा को ठेस पहुंचे बिना, अपने स्वाभिमान को स्थिर रखते हुए तथा बिना किसी वित्तीय चुनौतियों और समस्याओं को सामना किए बगैर स्वयं का और अपने परिवार का जीवन निर्वाह अच्छे स्तर से कर सकें, वो कहा जाता है कि हाँ, ये व्यक्ति, ये परिवार आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित है। ठीक है, यह एक आर्थिक सुरक्षा भी है। इसमें आर्थिक आधार पर विषमता को कम करने के प्रयास के शामिल है। इतना तो कम से कम होना चाहिए कि वो व्यक्ति अपना जीवन यापन कर सके। ऐसा भी नहीं उसके रहने के लिए घर नहीं हो, बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं हो, गरीबी, अशिक्षा और भूखमरी, बेरोजगारी, काफ़ी समस्या से जूझ रहा है, तो वो आदमी आर्थिक स्वतंत्रता को उपयोग नहीं कर सकता, वो आर्थिक दृष्टि से सुरक्षित नहीं है। इसलिए ये कोशिश की जानी चाहिए कि समाज में, राज्य में जो भी है आर्थिक विषमता है, उसको कम से कम स्तर पर पहुंचाया जाए। ठीक है, तथा जिसमें शोषण का दायरा बिल्कुल कम, न्यूनतम हो। आज व्यक्ति आर्थिक गुलामी की अवस्था में बिल्कुल नहीं हो कि मजबूर हो गया हो आर्थिक गुलामी में, ऐसा भी नहीं हो। सभी को आर्थिक उन्नति के समान अवसर प्राप्त हो, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि आप कहाँ हो, ये कहाँ से हैं, ये उच्च हैं, ये निम्न हैं, आपको इनका ज़्यादा हक है, आपका कम हक है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को बराबर का उन्नति का अवसर मिलना चाहिए
और सभी व्यक्तियों को अपना जो पसंद का व्यवसाय है उसको या जो अपना जो भी रोजगार है उसको पाने की पूरी पूरी स्वतंत्रता हो, जिससे व्यक्ति अपना गरिमापूर्ण जीवन जी सके, उसको बिना किसी प्रकार के आंचे वो अपना जीवन अच्छे ढंग से जी सके, ये जरूरी है। तो इसके लिए आर्थिक स्वतंत्रता बेहद जरूरी है, जिसमें व्यक्ति बिना अपने आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाए स्वाभिमान के साथ जीवन निर्वाह कर सके। ठीक है, अगला हम देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। क्या होती है धार्मिक स्वतंत्रता? देखिए, रिलीजियस लिबर्टी, अब आप देखिए ये हमारे बाह्य वातावरण से प्रभावित नहीं, ये हमारे आंतरिक या अंतःकरण से जुड़ी हुई एक स्वतंत्रता है। मतलब हमारे आंतरिक आत्मा, हमारे मस्तिष्क, हमारे मन में जो विचार हैं उससे जुड़ी हुई स्वतंत्रता है। ये व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, आस्था, आचरण की छूट देता है। मतलब आप अपने विवेक से, अपनी आत्मा से जिस किसी धर्म में विश्वास करते हो, जिस किसी संप्रदाय में विश्वास करते हो, ये आपकी खुली छूट है। ये शक्ति आपसे कोई छीन नहीं सकता, या आपसे कोई उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता कि नहीं आप ये धर्म पालो, इस आस्था में इस भगवान की पूजा करो, उसमें वो करो, ऐसा आप अंधविश्वास रखो, ऐसे आप सब कुछ क्रिया कर्म कांड करो। नहीं, इस स्वतंत्रता में धर्म के संस्कार, रीति रिवाज, पूजा के तरीके, संस्थाओं के गठन, धर्म के प्रचार की सब कुछ आजादी है। धर्म के नाम पर कानून व्यवस्था भंग करना या बलात् धर्म परिवर्तन करने की अनुमति इस स्वतंत्रता में नहीं है। ध्यान रखें, आपको जो भी काम करना है धर्म से, जिस धर्म से जुड़े हो, उसके पूजा पाठ, उसके त्यौहार, उस संस्कार, संस्था या धार्मिक संस्था का गठन करना सब कुछ छूट है। लेकिन ध्यान रखना कि आप अपने धर्म के प्रति जो भी काम करते हो, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं होगा जो दूसरे के धर्म में हस्तक्षेप या दूसरे धर्म में किसी प्रकार का आपने इस प्रकार का माहौल तैयार किया है कि हमारी लोक व्यवस्था, हमारी कानून व्यवस्था खतरे में पड़ जाए, या किसी को जबरदस्ती बहला फुसला के आप बलात् धर्म परिवर्तन करते हो, ये बिल्कुल धार्मिक स्वतंत्रता छूट नहीं देता है। व्यक्ति विवेकशील है, उसको पसंद आएगा तो धर्म विश्वास करेगा, तो नहीं करेगा। आप कौन होते हो जबरदस्ती उसको किसी का बलात् धर्म परिवर्तन कराओ या जबरदस्ती किसी प्रकार धार्मिक शिक्षा दो? ऐसा कुछ भी नहीं किया जा सकता। व्यक्ति स्वतंत्र है, जो भी उसको उपयुक्त लगेगा वो कर सकता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप ऐसे करते समय किसी भी प्रकार से हमारे देश की कानून व्यवस्था, हमारे देश की शांति, सुरक्षा और इस प्रकार से कोई भी ऐसा कार्य नहीं हो जिससे किसी प्रकार का कोई खतरा पैदा हो। ठीक है, तो ये है धार्मिक स्वतंत्रता। अगला है नैतिक स्वतंत्रता, मोरल लिबर्टी। क्या होती है समझिए। अब इसका संबंध भी व्यक्ति की चरित्र, व्यक्ति की नैतिकता, उसके औचित्यपूर्ण व्यवहार से है। हमारा व्यक्तिगत मामला ये है कि हम, हमारे अंदर कैसे गुण अवगुण हैं, हमारे अंदर किस प्रकार के हमारी चारित्रिक विशेषताएं हैं, हम कितनी नैतिकता का पालन करते हैं, हम नैतिक दृष्टि से किस स्तर पर अपने आप को एक आंक सकते हैं, और हमारा किस प्रकार का व्यवहार है, ये हमारे नैतिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग होता है। अंतःकरण और नैतिक गुणों से प्रभावित होकर जब व्यक्ति कार्य करता है तो वो नैतिक स्वतंत्रता है। यानी अपनी आत्मा, अपने मन के विचार से प्रेरित होकर और नैतिक गुणों का, या जो हमारे लिए नैतिक आचरण है, सद्व्यवहार है, चरित्र है, उसको पालन करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो जो भी कार्य करते हैं, जो भी क्रियाकलाप करते हैं, तो वो सब उस नैतिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग उसको समझ सकते हैं। अतः आप समझिए कि स्वार्थ, लोभ, क्रोध, घृणा और दुर्भाव जैसे चारित्रिक दुर्बलता से वशित होकर कार्य करने वाला व्यक्ति नैतिक स्वतंत्रता की श्रेणी में ही आता है। कोई व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ, केवल अपनी लालच, क्रोध, घृणा और किसी के प्रति दुर्भाव रखते हुए कोई काम करता है तो वो उसकी चारित्रिक दुर्बलता कहलाती है। वो नैतिक दृष्टि से कोई भी कार्य नहीं उपयुक्त माना जा सकता, वो केवल नैतिक स्वतंत्रता के तौर पर उसको समझ सकते हैं। इसलिए नैतिक स्वतंत्रता सभी अच्छी बातों पर, नैतिकता पर, उज्ज्वल विचारों पर, अच्छे चरित्र पर और अच्छे व्यवहार, सद और सत धर्म पर प्रेरित होकर काम करने वाली बातों में समाहित है। इसलिए ये भी व्यक्ति के एक अंतःकरण और नैतिक रूप से जुड़ी हुई स्वतंत्रता को माना जा सकता है, स्पष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारी सामाजिक स्वतंत्रता, सोशल लिबर्टी। क्या है समझिए आप। सामाजिक स्वतंत्रता सामाजिक समानता और न्याय की जननी मानी जाती है।
समाज में रहने वाले सभी मनुष्य बराबर है, कोई ऊंच नीच गरीब छोटा बड़ा कुछ भी नहीं, सब बराबर है। बस ये है कि वो व्यक्ति होना चाहिए और हम सब ईश्वर के संतान हैं। और सामाजिक न्याय, सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है। समाज में ऐसा नहीं है कि आप साधन संपन्न हो, शक्ति संपन्न हो, आप गरीब को या निर्धन को आप परेशान करो, उसका शोषण करो, उस पर अत्याचार करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अन्याय किसी के साथ नहीं कर सकते। इसलिए सामाजिक स्वतंत्रता है, उससे सामाजिक समानता और न्याय दोनों ही उससे निकलती है। इसलिए मनुष्य के साथ किसी प्रकार का जाति के आधार पर, वर्ग के आधार पर, वर्ण के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। समझे आप? किसी भी प्रकार से कि आप किस जाति से हो, आप किस वर्ग समुदाय से हो, आप किस वर्ण से हो, आप किस लिंग से हो, पुरुष स्त्री से, धर्म नस्ल, किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। एवं समान व्यवहार करना ही सामाजिक स्वतंत्रता, सबके साथ इक्वल व्यवहार करना। हमारे संविधान में भी समता का अधिकार यानी समानता का अधिकार, जो आपको बिल्कुल मैंने मौलिक अधिकार में पढ़ा है 14 से 18 अनुच्छेद 14 से 18 तक इसी समता के अधिकार का पूरा उल्लेख किया गया है। और इसी स्वतंत्रता को पुख्ता करने के लिए वो प्रदान किया गया है कि सामाजिक स्वतंत्रता लोगों को मिले। ठीक है, कानून के समक्ष समता और समान कानूनी संरक्षण प्राप्त हो, ये भी सामाजिक स्वतंत्रता है। यानी कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण, ठीक है, ये अगर है तो बिल्कुल ये भी सामाजिक स्वतंत्रता है। कानून का समान संरक्षण मतलब कानून है वो किसी जब भी है कोई भी अपना मतलब किसी भी प्रकार से आगे ये नहीं देखेगा कि ये व्यक्ति उच्च है या निम्न है, गरीब है या अमीर है। नहीं, कानून तक पहुंच सबकी बराबर होनी चाहिए। कानून तक पहुंच सबकी बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अमीर है तो वो जैसा चाहे ऐसा कानून का मिसयूज नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए कानून की नज़र में सब बराबर है तथा कानून तक पहुंच भी सबकी बराबर होनी चाहिए। विधियों का कानून का समान संरक्षण भी प्रदान सबको होना चाहिए। जब ऐसा सब कुछ होता है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर सामाजिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो विद्यार्थियों, ये कहलाती है सामाजिक स्वतंत्रता। अगली है राष्ट्रीय स्वतंत्रता, नेशनल लिबर्टी। जब कोई राष्ट्र यानी कोई राष्ट्र जब संप्रभु राज्य बन जाता है तो राष्ट्रीय स्वतंत्रता का परिचय है। 1947 से पहले हमारे पास राष्ट्रीय स्वतंत्रता नहीं थी क्योंकि हम गुलाम थे। लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद हम स्वतंत्र बन गए, हम संप्रभु बन गए, तो हम सभी को एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता मिली। अर्थात अन्य देशों के आदेश के पालन से हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। 15 अगस्त 1947 के बाद ब्रिटिश सरकार द्वारा दिए गए आदेशों का पालन कतई हम नहीं कर सकते क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। हमारे पास सर्वोच्च शक्ति है। हमारे देश की जो संप्रभुता है वो भारतीय जनता में निवास करती है। इसलिए जनता ने जो निर्णय लिया वो सर्वोपरि है। हम किसी भी आंतरिक और बाह्य दबाव में आए बिना सर्वोच्च स्तर पर हमारा निर्णय प्रक्रिया, हमारे देश का संचालन सब कुछ हम करते हैं। अतः उपनिवेशवाद का इसका सबसे बड़ा शत्रु है किसका? राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जिसने उपनिवेशवाद में इसको खत्म किया। राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता को होना ध्यान रखना। अगर राष्ट्र गुलाम है, राष्ट्र स्वतंत्र है, राष्ट्र दूसरों के हाथ में, तो आपको न तो प्राकृतिक स्वतंत्रता, न निजी स्वतंत्रता, न नागरिक, न राजनीतिक, न आर्थिक, न धार्मिक, न नैतिक, कुछ भी नहीं मिलने वाला है। सब कुछ समाप्त हो जाएगा। राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं तो हम कुछ भी नहीं। इसलिए हम जो दावा करते हैं हमें ये स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये हमें वो स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, हम आंदोलन करते हैं, सब कुछ करते हैं, ये कब करते हैं? जब आप स्वतंत्र होते हैं तो। वरना अगर राष्ट्र गुलाम है तो कुछ भी नहीं। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ है राष्ट्रीय स्वतंत्रता। ठीक है, और वो तब जब राष्ट्र स्वयं स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, तभी राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रदान कर सकते, अन्यथा ये कभी भी नहीं मिल सकती। अंतिम है संवैधानिक स्वतंत्रता। संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। यह नागरिकों को संविधान द्वारा प्रदान की जाती है। जिन देशों में लिखित संविधान होता है या अलिखित संविधान, लेकिन जो भी संविधान के स्रोत हैं उनमें नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। संविधान ऐसी स्वतंत्रता की रक्षा की गारंटी देता है जिससे शासन भी इनमें कटौती नहीं कर सकता। मतलब नागरिकों को ऐसे कुछ अधिकार प्रदान करता है, कुछ ऐसे स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है संविधान। उसमें चाहकर भी हमारी सरकार भी, हमारे राज्य भी उसमें कटौती नहीं कर सकती। व्यक्ति की जीवन की सर्वोच्च होती है, महत्वपूर्ण होती है, उसमें किसी की ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है कि उनको सीमित करें।
और अगर कोई ऐसे करने की हरगिज़ कोशिश भी करें तो बाकायदा आपको हमारे संविधान का आर्टिकल 32 ये नागरिकों को एक प्रकार का अधिकार अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत, कि अगर कोई भी आपके स्वतंत्रताओं में अधिकारों में दखलंदाजी करें तो आप इसके तहत हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की शरण ले सकते हैं। न्यायपालिका आपके अधिकारों की स्वतंत्रता की पूरी रक्षा करेगा, ये पूरा अधिकार प्रदान करेगा। तो ये कहलाती है संवैधानिक स्वतंत्रता। आई बात समझ में? तो अभी हमने ये जो भी स्वतंत्रता करीब 10 स्वतंत्रता पढ़ी, इनके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया, समझा। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वतंत्रता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है वो समझते हैं। देखिए, मानवीय स्वतंत्रता के लिए अनुरक्षण के लिए कुछ स्वाभाविक परिस्थिति समाज में आवश्यक है। इसके अभाव स्वतंत्रता का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। मतलब हमें जो भी स्वतंत्रता मिली हुई है, इन स्वतंत्रता को उपभोग करने के लिए जरूरी है कि हमारा समाज भी जागरूक हो, हम सभी लोग जागरूक हो। इसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर हम इसको नहीं पहचान पाएंगे, हम जागरूक नहीं होंगे, तो हमारी स्वतंत्रता भी एक प्रकार से उनका अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाएगा। तो क्या क्या आवश्यक शर्तें हैं? पहला है व्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति निरंतर जागरूकता। हर एक व्यक्ति, पढ़ा लिखा शिक्षित जागरूक नागरिक तो पता, लेकिन अनपढ़ जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं उनको क्या पता किस देश का संविधान किस प्रकार से, उनको क्या क्या अधिकार प्राप्त पता ही नहीं होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्वतंत्रता के प्रति जागरूक किया जाए। नागरिक की निडरता और साहस भी जरूरी है। समाज में लोकतांत्रिक भावनाओं का पनपना भी आवश्यक शर्त है। स्वतंत्रता लोकतांत्रिक शासन में ही पनप सकती है, किसी अधिनायक वाली सरकार में ऐसा नहीं हो सकता है। साथ ही नागरिकों को विशेष अधिकार नहीं होना, सब लोग समान हो, किसी को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं हो, इस बात की भी गारंटी होना जरूरी है। आर्थिक दृष्टि से समतामूलक समाज में असमानता विद्यमान या विषमता नहीं होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समतामूलक समाज होगा तो वो समाज विकास करता है, आगे बढ़ता है। तथा विधि का शासन हो, बिना पक्षपात किए हुए विधि का शासन, विधि को सर्वोच्च मानते हुए शासन करें तो स्वतंत्रता मिल सकती है। प्रेस स्वतंत्र हो, निष्पक्ष जनमत हो, समाज में शांति और सुरक्षा का वातावरण हो, न्यायपालिका स्वतंत्र हो और संविधानवाद मतलब संविधान के अनुरूप शासन चलने वाली व्यवस्था हो तो वो संविधानवाद कहलाती है। तो ये जो मैंने आपको बिंदु बताए, अगर ये सब विद्यमान हैं तो हम सभी स्वतंत्रता का अच्छे से उपभोग कर सकते हैं, स्वतंत्रता का पालन करके अपने जीवन का विकास कर सकते हैं। अन्यथा हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी, उसका अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। ठीक है, तो इनका सबका पालन करते हुए इन सब में जागरूकता होगी, तभी आगे बढ़ पाएंगे। अब समझते हैं कि स्वतंत्रता के मार्ग में क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, बाधाओं को कैसे निवारण करना है। तो देखिए, बाधाएं जो आती हैं स्वतंत्रता के मार्ग में, पहली है कि अपनी स्वतंत्रता प्रति जागरूकता का भाव। हमको पता ही नहीं कि हमारी क्या क्या स्वतंत्रता है। जीवन चला जाता है, जीवन खप जाता है, लेकिन हमें हमारी स्वतंत्रता पता ही नहीं चल पाता। इसलिए जरूरी है कि अपने व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता प्रति जागरूक हों। अशिक्षा, गरीबी, संसाधनों का अभाव भी सबसे बड़ी बात है। न्यायपालिका कार्यों में कार्यपालिका हस्तक्षेप, जुडिशरी में एग्जीक्यूटिव का जो इंटरफेयर होता है, ये गलत है। संविधान और कानूनों के प्रति सम्मान का भाव होना चाहिए। जो भी कानून बना उसके प्रति सम्मान करें, उस विधि का पालन करें। और जो अराजकता का वातावरण होता है विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा, अपराधीकरण द्वारा जो भी समस्या पैदा होती है, इन सब का दूर करना चाहिए। इससे भी थोड़ा बहुत स्वतंत्रता में बाधाएं आती हैं। तथा कार्यपालिका जो स्वेच्छाचारी आचरण है, इस पर रोक लगाना जरूरी है। तथा कुछ राष्ट्र विरोधी तत्वों और आतंकवाद जैसी चुनौतियाँ पैदा होती हैं, इससे भी हमारी स्वतंत्रता को खतरा होता है। इसलिए जरूरी है इन सभी बातों को दूर करते हुए हम एक सशक्त सक्षम नागरिक का परिचय देते हुए, जागरूक नागरिक का परिचय देते हुए, हम हमारे देश के द्वारा और संविधान के द्वारा और जो हमें प्राकृतिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि जो स्वतंत्रता मिली है, उनका अच्छे से हम उपभोग